नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे और बात होगी इस वक्त हो रही राजनीति की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम इस वक्त बंगाल में हैं और बंगाल के अंदर पहले चरण का चुनाव कल है, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव होगा। दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बंगाल की धरती से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है। कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जहां ममता करती हैं वहीं अखिलेश यादव भी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ममता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जहां ममता के साथ चुनावी मंच साझा अखिलेश यादव को करना चाहिए था, वहीं कांग्रेस के डर से वो चुनावी मंच साझा नहीं कर रहे हैं। इस बात में कितना दम है, आज राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे। साथ ही साथ जिक्र करेंगे उस बयान का भी जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। जब उनकी जुबान फिसली तो एक बड़ा मुद्दा टीएमसी और समाजवादी पार्टी की तरफ से बना लिया गया। दरअसल मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस की बात स्वामी विवेकानंद को कह दी गई। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जुबान फिसली और अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बना लिया और ममता बनर्जी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं, उसके बाद 3 खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव किस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं और मुद्दा बड़ा बना दिया गया है। मुझे खुशी है इस बात की, जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका ही नाम बदल गया बंगाल जाते ही। जो दूसरों का दिन भर नाम बदलते थे उनका नाम बदल गया बताइए बंगाल में जाकर के। और अगर ज्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अभी सरकार वहां दूसरी है, कहीं एफआईआर न दर्ज हुआ उन पे। चलिए, आपने सुना कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। 3 खास मेहमान का स्वागत करते हैं। अरुणेश जी हैं मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अरुणेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने कैपिटल टीवी के लिए समय निकाला। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं। राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, एक बार फिर से आपने समय निकाला। जुहैर तुराबी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, कैपिटल टीवी पर आपने समय निकाला है। सबसे पहले राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं बंगाल की धरती से योगी आदित्यनाथ के बयान की, तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तंज तो कसा है, लेकिन एक बयान को लेकर इस वक्त अखिलेश यादव और ममता बनर्जी काफी पीछे योगी आदित्यनाथ के पड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आगे आने वाले समय में क्या ये बयान जो बंगाल की धरती से दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावी होगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि बंगाल की धरती से उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश बड़ी की जा रही है। राम जी। हर्षी, देखिए, जनता की जो याददाश्त होती है बड़ी सीमित होती है। आवेश में, आवेग में कोई शब्द अगर कहे जाते हैं, जैसे खड़गे जी ने बोल दिया था प्रधानमंत्री को आतंकवादी, हालांकि वो काफी गंभीर मुद्दा था, स्लिप ऑफ टंग थी निश्चित रूप से, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी चीजों को लपक लेती हैं, उसको उछालने की कोशिश करती हैं। यही आज जो है वहां पर हुआ, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस का जो फेमस डायलॉग है, तुम मुझे तो खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसको अगर उन्होंने स्लिप ऑफ टंग के कारण अगर विवेकानंद जी का नाम ले दिया, तो ये हालांकि चुनाव की हिसाब से देखा जाए तो ये एक नो बॉल गेम हो गई है, नो बॉल जैसे क्रिकेट में होती है, तो निश्चित रूप से इसका क्षणिक लाभ मिल सकता है, पर लॉन्ग रन में देखा जाए तो जनता की याददाश्त बहुत ही सीमित है और वो जल्दी ही ऐसे स्टंट्स को भूल जाती है। तात्कालिक जो चीजें होती हैं, लॉन्ग रन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यूपी के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, आप नारायण दत्त तिवारी के जमाने से अगर आप देखेंगे तो देखिए कि वहाँ किस तरह से लहरें बदलती गई हैं, क्राइम जो है किस तरह से आदी होता गया है और बाहुबली किस तरह से राजनीति में प्रवेश करके अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। और योगी जी ने जाकर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाया है, और उनका जो स्टेटमेंट है कि अगर कोई बलात्कारी या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला खड़ा हुआ है तो अगले चौराहे पर उसका यमदूत खड़ा मिलेगा। इन बातों का ज्यादा असर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन छोटी मोटी बातों का स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई राजनीति में। चलिए ठीक है राम जी, मैं कांग्रेस का भी जिक्र करूंगा, ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं।
फिर इस गठबंधन का भी जिक्र करेंगे क्योंकि टॉपिक गठबंधन को लेकर ही हमने चुना है। लेकिन बयान का इसलिए जिक्र किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बताया अखिलेश और ममता को, अब उल्टा दांव खेलने की कोशिश अखिलेश और ममता करें। अरुणेश जी, स्वागत करते हुए आपसे सवाल लेता हूं क्योंकि देखिए स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। प्रोग्राम की शुरुआत में मुझसे भी स्लिप ऑफ टंग हो गया जब मैं बता रहा था सुभाष चंद्र जी के बारे में। तो क्या कहेंगे अभी जो दांव उल्टा करने की कोशिश अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल पर आप जाएंगे तो ऐसे बयानों की बौछार है जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए, तो कटिंग कर करके डाला जा रहा है। अखिलेश यादव भी इस पर बयान दे चुके हैं। गठबंधन पर मैं आऊंगा, लेकिन आपको लग रहा है कि जो स्लिप ऑफ टंग हुआ है एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में बनाने की जो कोशिश हो रही है वो होगी? देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी से आम जनता ये उम्मीद नहीं करती है कि वो जानबूझकर या अनजाने में या फिर स्लिप ऑफ टंग हो गया, क्योंकि ये जो उदाहरण है ना, ये जो कोटेशन है, ये बहुत ही फेमस है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ऐसा कोई अननोन तो व्यक्ति है नहीं योगी जी की उनको जो है दिमाग में ना आई हुई बात, या हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग भी हो गया। मैं उनको बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे देता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बयान का राजनीतिक लाभ और हानि दोनों तरीके के समीकरणों पर इसको देखा जाएगा। अब इसको हानि क्या होगी, वो बीजेपी की तरफ से होगी, क्योंकि टीएमसी इस तरह से दिखाएगी कि बताइए बीजेपी के पास अपना वेस्ट बंगाल में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है, इसीलिए ये दूसरे प्रदेशों से, चाहे उत्तर प्रदेश से उनको योगी जी को बुला लिया, असम से भी हेमंता बिस्व शर्मा जी को बुला लिया, ये सब बाहर के लोगों को बुला बुला के ये प्रचार करा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लेवल पे इनके पास कोई टीएमसी की जो दीदी है ममता जी, उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। बाकी है उनकी पार्टी की, वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बयान जो है जानबूझ के तो नहीं दिया होगा, इतनी बड़ी गलती योगी जी नहीं करेंगे, स्लिप ऑफ टंग ही है, इसी वजह से उनके मुंह से निकल गया है। असर इसका बीजेपी का जो है मुझे लगता है थोड़ा बहुत नकारात्मक पड़ सकता है, लेकिन वहां पर आपने गठबंधन की जो बात की थी ना, मुझे वो मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब अरुणेश जी, बस मैं इस पे एक मैं इस पे बस एक कमेंट ले रहा था, ओपनिंग कमेंट। मेरा मुद्दा वही है, मैं बस आपके पास आ रहा हूँ, जुहैर साहब के पास जाता हूँ। जुहैर साहब, मैं गठबंधन पे भी आऊंगा, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट इसी पर आपसे ले रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर ना हो जाए, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। और स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया गया कि आप अपनों का ही नाम बदल रहे हैं तो दूसरों की क्या बात करते हैं। एक कमेंट दीजिए, फिर गठबंधन पे आता हूं। जुहैर साहब, देखिए, जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा कि अगर स्लिप ऑफ टंग है तो फिर उसका बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया, अगर जानबूझ के कहा गया है तो वाकई में बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ये वाकई में जो है छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये कोटेशन जो है बड़े बड़े लिखे हैं। तो अगर स्लिप ऑफ टंग है तो बिल्कुल उनको उस मामले को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग अक्सर हो जाया करता है, चाहे खड़गे जी हो भी अक्सर ऐसी बातें जो है उनके भी निकल गई है, या और तमाम बड़े बड़े नेता है, मोदी जी के भी जबान से कई बार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है अचानक निकल गया, तो स्लिप ऑफ टंग है। और इसको मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म राजनीति के लिए ये मुझे लगता है कि बहुत ही, चलिए ठीक है जुहैर साहब, मैंने इसलिए आप लोगों से एक सवाल किया क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, उस पर उन्होंने बाइट भी दी है जो मुझे अपने दर्शकों को सुनवानी थी। अब आते हैं गठबंधन पर। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि गठबंधन अहम मुद्दा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ रैली साझा की थी। लेकिन क्या अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि कांग्रेस और वाम दलों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, अगर दीदी के साथ वो नजर आए तो कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, और वो गठबंधन की बात कांग्रेस से कह भी रहे हैं, ये डर है कि क्या डर है? राम जी, देखिए, कुछ समय पूर्व मैंने एक इमेज देखी थी, वो मुझे लगता है कि यहाँ बड़ी सार्थक सिद्ध हो रही। भारी बरसात है, बाढ़ आई हुई है, एक सांप भाग रहा है और सांप के ऊपर जो है बरसाती मेंढक बैठकर अपना जान बचाने के लिए जा रहे हैं। बस यही हालत यहाँ पर हो रही है।
जो छोटे छोटे बरसाती मेंढक जो राजनीति में आ गए हैं, वो एक इस समय राष्ट्रीयता की जो एक तरह से बाढ़ आई हुई है, उससे बचने के लिए एक दूसरे को ये जानते हुए कि ये हमको खा रहा है, फिर भी मेंढक जो है सांप के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। वही हालत गठबंधन की है। गठबंधन में आज की तारीख में जितने भी पार्टियां हैं, आप देखिएगा उनके परस्पर बहुत विरोध रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी इस समय दुश्मनी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से है, तो उससे बचने के लिए ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जो पॉपुलैरिटी की बाढ़ है उससे अपने को बचाने के लिए ये चले जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता गठबंधन जो है अधिक समय तक जिंदा रहेगा। चुनाव में अपने अपने स्वार्थ जब देखेंगे तो ये परस्पर टूट जाएंगे, यही हालत होने वाली है और पिछला अनुभव भी यही बताता है। चलिए ठीक है अरुणेश जी, राम जी की बातों से आप सहमत हैं या नहीं, एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका चेहरा इस वक्त नजर नहीं आया। बिहार में हमने देखा कि नजर तो आया लेकिन वो ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाया। अगर मैं 5 राज्यों की चुनाव की बात करूं तो 5 राज्यों में भी उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तो राष्ट्रीय पार्टी तो वो कहते हैं अपने आप को कि हाँ हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन चेहरा नजर ना आना 5 राज्यों के चुनाव में, ये तो बड़ी बात हो जाती है अरुणेश जी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने और मैं राम जी की बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि दरअसल ये जो इंडी गठबंधन है ना, इनके जो नेता हैं, ये इनका सुर, लय और ताल और इनकी कदम ताल आपस में मिलती ही नहीं है। तो अब आपको अगर एक बड़ी पार्टी से मुकाबला करना है तो जाहिर सी बात है पहले आपसे सहमति तो बनाइए। ये लोग आज तक ये नहीं तय कर पाए कि गठबंधन की जो है इंडी गठबंधन, उनकी तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। यानी मोदी जी के सामने चेहरा क्या राहुल जी हैं, क्या ममता जी हैं, क्या अखिलेश जी हैं, मतलब यही नहीं तय कर पा रहे, क्योंकि ये तय करना आसान काम नहीं है। देखिए मैं अब गठबंधन जो इंडी गठबंधन है उनकी मजबूरियों को भी जानता हूं और समझता भी हूं। अब अखिलेश यादव के सामने इस समय असमंजस की स्थिति है। भाई दीदी ने तो उनका पूरा साथ दिया। पिछली बार यूपी में लोकसभा इसके चुनाव थे तो मंच पर बाकायदा ममता जी ने अखिलेश यादव के समर्थन में जो है वहां पर भाषण दिया और समर्थन किया, लेकिन अखिलेश यादव अपने अंदर ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि चलो मैं बंगाल में जाता हूं और टीएमसी के लिए या इंडी गठबंधन के लिए वो बोले। क्यों बोले? क्योंकि उनके सामने भी असमंजस की स्थिति है, वो भ्रम है, क्योंकि अगर वो बोल देंगे तो उनको डर है कहीं कांग्रेस वाले नाराज ना हो जाए, अगर कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं तो कहीं लेफ्ट वाले नाराज ना हो जाए। क्योंकि देखो पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप समझिए, वहां पर जितने इंडी गठबंधन के नेता है ना, ये खुद ही एक दूसरे के विरोधी है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां पे सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेफ्ट वाले अलग लड़ रहे हैं, ऊपर से हमारे एआईएमआईएम उनको भी आ रहा है। नहीं, हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए फायदा और नुकसान तो खैर आने वाला समय बताएगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे अभी भी यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्य टक्कर है ना, वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही है। अब टीएमसी के पीछे अभी आपने देखा होगा कि चाहे दिल्ली हो या फिर सूरत हो या बंबई हो, हजारों की संख्या में बेचारे मजदूर लाए जा रहे हैं और उनको एसआईआर का कहीं डर है, कहीं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पर्टिकुलर नेता हैं उनकी तरफ से बकायदा उनकी टिकट विकट कराई गई है ताकि वो पहुंचे वहां पर और वोट दें, अन्यथा उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रवासी मजदूर आएंगे बंगाल के अंदर वोट डालने, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। और टीएमसी के लिए जो बीजेपी को बता दूं, अमित शाह जो है पूरे 3-4 दिन से वहां पर बंगाल में बैठे हुए हैं, पूरी रणनीति बना रहे हैं, चाणक्य हैं बीजेपी के वो, तो जाहिर सी बात है वो बहुत उनको कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन ममता जी को हटा पाना या उनको बहुत ज्यादा जो है सीटों की संख्या में नुकसान कर पाएगी बीजेपी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अंततः 15 साल की वो लगातार सरकार वो कर रही है, तो क्या होता है, लेकिन टक्कर इन्हीं पे होगी। हाँ ठीक है, टक्कर तो दोनों में है, लेकिन सर जो हमने तस्वीरें देखी हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर का वीडियो सामने आ जाना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होना, वो कहीं संशय कहीं ना कहीं इस बातों पर है। खैर जुहैर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अरुणेश साहब ने कई पॉइंट की बात रखी है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करता हूं, क्योंकि देखिए अगर बात उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की जाए या फिर अजय राय की जाए,
तो थोड़ी मारधाड़ हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लगती है कि राहुल और अखिलेश में लड़ाई है और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। आपको क्या लगता है कि जो हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों को ला रही है, एक और अभी हाल ही में व्यक्ति शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, पूरा जिम्मा दे दिया गया कि भैया आप संभालिए, तो जो कुनबे को बढ़ाया जा रहा है, सबसे ज्यादा बसपा और कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ज्यादातर देखिए, रही बात जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस के बीच है, कुछ खींचतान तो है। वो खींचतान इसलिए है क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला है। सीट शेयरिंग में जो है कांग्रेस को ज्यादा सीट चाहिए होगा, और समाजवादी पार्टी के तमाम थिंक जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितना ज्यादा पिछली बार उनको सीट दिया, उसी की वजह से कि जो फजीहत हुई, जो हार हुई, कहीं ना कहीं वो आधार था। लेकिन उससे ज्यादा मैं इस बात को मानता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल है, वहां पे ममता बनर्जी 29% जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनकी वो डायरेक्ट नेता बनना चाहती है, ना कि वो थ्रू अखिलेश यादव या थ्रू कोई दूसरे बाहरी कोई नेता के जरिए वो मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की बिल्कुल जो है उनकी चाह नहीं है। उनका यही उनकी स्ट्रेटजी है कि वो डायरेक्ट मुसलमानों के नेता बने। अच्छा, अगर अखिलेश यादव के अंदर बहुत ज्यादा चाह है, यानी कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट सपोर्ट करता है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करता है। तो अगर मुसलमानों के अट्रैक्शन की बात है, तो अगर मुसलमान अट्रैक्ट हो सकता है तो वो कांग्रेस को अट्रैक्ट हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की जो है भाषण के बाद या उनके वहाँ पे ज्यादा जो सरगर्मी के बाद, नहीं ज़ुहैर साहब आपकी बात ठीक है, आप काफी वरिष्ठ हैं। देखिए, आप तीनों काफी वरिष्ठ हैं, मुझसे काफी उम्र में भी काफी बड़े हैं, लेकिन देखिए अपने आप को जो बड़ा वाली तस्वीर है ना कि नहीं हम सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी सोचती है नहीं हम सबसे बड़े हैं। इस खेल में इंडी गठबंधन का सत्यानाश तो हुआ है, लेकिन जो आपसी गठबंधन राज्यों में बन रहा है ना, उसका भी सत्यानाश हो रहा है। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ज़ुहैर साहब ने क्या सही बातें कही, और सवाल ये भी है ना, क्योंकि जो आपसी मारधाड़ और हाथापाई की तस्वीरें नजरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी, क्योंकि देखिए क्या बिहार वाला हाल होने वाला है। बिहार में देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से अपने जमीन को मजबूत करना चाहा, लेकिन तेजस्वी ने मजबूर कर दिया कि भैया हमें सीएम पद का उम्मीदवार बनाइए, नहीं तो नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह को आना पड़ा, राहुल गांधी को मुंह छिपाना पड़ा। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी गठबंधन का वही हाल होगा? क्योंकि देखिए बीजेपी को तो फायदा है किसी भी हाल में, बसपा को आप देख रहे हैं, बसपा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाए नहीं बैठी है, वो कह रही है कि भैया दरी को समेटते हैं हम। कांग्रेस के हालात को आप देख लीजिए, या फिर चंद्रशेखर रावण को आप देख लीजिए, कई ऐसी पार्टियां हैं। राम जी, देखिए हर्ष जी, हकीकत में भारत के प्रजातंत्र का एक दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में जो गठबंधन में इकट्ठे लोग हुए हैं, उनमें कोई एक राजनीतिक थ्योरी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, उनमें किसी भी तरह की विचारधारा नाम की चीज नहीं है। विचारधारा जो कांग्रेस में हुआ करती थी, वो जमाना लग गया। जब जो सुचेता कृपलानी कांग्रेस की थी, आचार्य कृपलानी समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन एक साथ रहते थे। वो सामंजस्य जो था राजनीतिक समझदारी का, देश हित उसमें सर्वोपरि थी, देश के प्रति समर्पण सर्वोपरि था। और आज क्या हालत हो रही है? आज तो चचा भतीजों में लड़ाई हो जाती है, बाप बेटों में कुश्ती हो जाती है। ये कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। आज जो है राजनीति इतनी घटिया स्तर पर पहुंच गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर वहां से जाते हैं, उसके नौकर लोग नल की टोटियां निकाल के ले जाते हैं, तो उनको टोटी चोर कहा जाता। ये एक राजनीति का अच्छा संकेत नहीं है। इससे ये पता लगता है कि दिन ब दिन राजनीतिक स्तर विभिन्न पार्टियों का बहुत घटिया स्तर पर पहुंच रहा है। इस समय खास इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे बांग्लादेश की बात, बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो निश्चित रूप से वहां पर जो बंगाली मानुष है वो सर्वप्रथम समर्पित है अपनी बंगला भाषा के लिए। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं हर्ष जी कि आज दुनिया का सबसे समृद्ध साहित्य अगर कोई सा है तो अंग्रेजी साहित्य माना जाता है, और नंबर 2 पर अगर सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है दुनिया में तो बांग्ला साहित्य है। लेकिन अब वो बांग्ला साहित्य की भी जो परंपरा थी, धीरे धीरे सने सने
वो कम होती जा रही है। क्यों हो रही है? महान साहित्यकार अब कौन हो रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहां पर जो विचारधारा थी एक जमाने में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने, रविन्द्रनाथ टैगोर के जमाने में, वो क्या थी? धरती से प्रेम था। और यही एक कारण था कि जो हमारा कोलकाता था वो एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल राजनीति की लेकिन राम जी आपने हाँ आपने तो कई चीजें देखी हैं सर, और आपने तो अब आप विदेशों में भी गए हैं, आप अपने देश के अंदर भी देखें, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना, आजकल धरती से प्रेम नेता नहीं करता, नेता सिर्फ अपने वोट बैंक से प्यार कर रहा है। अवनीश जी भी इस बात को समझते होंगे। अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि गठबंधन को लेकर आपको एक पॉइंट कहना है तो आप कह सकते हैं, लेकिन अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर आते हैं, क्योंकि वो काफी अहम पॉइंट है बंगाल के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक गया था। सदन के अंदर मुस्लिम महिला आरक्षण का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाती है। आपको क्या लगता है कि जो विश्वास समाजवादी पार्टी को है कि मुस्लिम वोट बैंक उसका होगा 2027 में हो सकता है? क्योंकि उस चुनाव की बात करें तो कुंदरकी में जो विश्वास अखिलेश यादव पर मुसलमानों का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अवनीश जी देखिए ऐसा है कि मुसलमानों के ये दुर्भाग्य रहा है, मैं यही कहूंगा इस देश में, कि मुसलमानों को लोग हैं उनको एक वोट बैंक की तरफ ही देखा गया है। चाहे एक ये पार्टी देखे दूसरे पार्टी, अरे भाई वो इस देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। आप उसको उसी तरह से देखिए जैसे आप बाकी धर्मों के लोगों को देखते हैं। ये जो मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है ना, मुझे इसी शब्द पर ही आपत्ति है। और ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आजादी के बाद से लेके आज तक, मैं ये नहीं कह रहा कि 2014 के बाद ऐसा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास खंगालेंगे तो आपको देखेंगे कि जब से हमारे धारा हुआ उसके बाद से जो मुस्लिम अपने इस देश से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में रुक गए, उनको राजनीतिक दलों ने एक हमेशा वोट बैंक के तौर पर ही देखा है, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मुस्लिम का वो तुष्टीकरण हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। अपने जो पिछले चुनाव हुए बिहार में या यूपी में, या फिर अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में, आप देख लीजिएगा यहाँ पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण होगा। और सवाल ये है कि संतुष्टिकरण क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार हमारे देश का मुसलमान अपने यहाँ सरकारों से, अपने नेताओं से इतना संतुष्ट क्यों नहीं है कि हाँ भाई ये हमारे भले के लिए काम करेंगे, ये हमारे रोजगार के लिए काम करेंगे, ये हमारे कॉलोनी में मोहल्ले में जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हमारे ये एमपी एमएलए देंगे, भले वो किसी भी पार्टी के हों, भले उन्होंने किसी को भी वोट दिया हो। आपका एक मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक जो बड़ा मुद्दा है बंगाल के चुनाव पर, वो है हिंसा का। इस हिंसा जो प्रायोजित हिंसा मैं कहूंगा, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर आपको पता है ये लेफ्ट का जब इतिहास था, जब लेफ्ट की लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में सरकारें रही हैं, तब भी वाम दल, तब भी बहुत ज्यादा हिंसा होती थी और आज भी हो रही है। इसीलिए केंद्र की तरफ से केंद्रीय जो सशस्त्र बल है उनकी तैनाती की गई है, चुनाव आयोग ने बड़े बड़े अधिकारियों को हटाया है वहां से, लेकिन ये हिंसा कैसे रुके इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन अवनीश जी विडंबना तो यही है ना, ममता बनर्जी हिंसा को लेकर सरकार में आती है कि भैया वाम दलों की जो हिंसा है वो हम खत्म कर देंगे, आज तक वो हिंसा खत्म होती नहीं। नीतीश कुमार आते हैं, कहते हैं कि भैया जंगल राज हम खत्म कर देंगे। हाँ, बिहार के अंदर आपने देखा अपराध अब तक खत्म हुआ नहीं। ये नेताओं की विडंबना है सर, चर्चा करनी जरूरी होती है, पत्रकार इस पर चर्चा करता है ताकि जनता की आंखें खुल सके। जुहैर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर राम जी के पास जाऊंगा क्योंकि थोड़ा समय कम है। जुहैर साहब क्या कहेंगे अवनीश साहब जो कह रहे हैं कि नहीं अब मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर समझा गया? क्योंकि देखिए मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था, लालू यादव एमवाई समीकरण साधते थे, हर राज्य में ये तस्वीर थी। लेकिन आज मुसलमान बताइए किस उच्च पद पर है? अभी भी हम जाते हैं, अभी बिहार के अंदर आपने देखा मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री की बात कह दी गई, लेकिन सवाल उठा कि क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए, हालांकि ओवैसी साहब की अलग बात थी, लेकिन तमाम मुसलमानों ने भी सवाल पूछा। तो कब तक इस्तेमाल होता रहेगा और मुसलमान कब समझेगा? नहीं देखिए, ये बिल्कुल 100% हमारे पूर्व में बोले हैं वक्ताओं की बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया गया, और मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा इसकी गलती है कि उन्होंने भी अपने आप को उसी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया। कभी भी उन्होंने अपने जो मूल मुद्दे थे, चाहे शिक्षा के हो, रोजगार के हो, या उनके जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें साफ सफाई की हो, पेयजल व्यवस्था की हो, नागरिक जितने भी जरूरत की चीजें हैं
वो कभी मुद्दे रहे ही नहीं। हमेशा उनको कोई ना कोई एक स्यूडो एक डर दिखाया गया है, एक झूठ मूठ का एक हवा बनाया गया और बिल्कुल। उनको उनका वोट ऐड किया गया और उसके बाद फिर उनको उनके हाथ में वही आया। कभी एक आजम खान ने एक बार ये बात कही थी कि जो सेकुलर दलों ने मुसलमानों को बिरयानी समझ लिया है, जिसमें नहीं, मेरी बात सबसे सुनिए, पहले मेरी बात तेज सुनिए पत्ता ज़ुहैर साहब, माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, लेकिन आजम खान का आपने जिक्र किया तो आजम खान ने जितनी मुसलमानों की मिट्टी पलीद करने का काम किया है ना, उसने कितना किसी और नेता ने नहीं किया। मैं खुले तौर पर कहता हूं, हाँ, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि आजम खान ने मुसलमानों की मिट्टी पलीद कर दी और अखिलेश यादव ने वोट बैंक के चक्कर में कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पूरी बात अपनी कर लेनी चाहिए। तो आजम खान ने ये बात कही कि मुसलमानों को जो हमेशा बिरयानी के उसके सबसे पहले उनको निकाल के फेंका जाता है। तो लेकिन जब वो खुद समाजवादी पार्टी के सर्वे रहे और डिप्टी जो है चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उन्होंने काम किया, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, लेकिन कभी भी उन्होंने भी मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। या बसपा के भी जो भी कद्दावर नेता रहे मुसलमान, उन्होंने मुसलमानों की हैसियत कभी बढ़ने नहीं दी, ना ही उनके सर हैसियत अपनी बढ़ाई गई ना। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है ज़ुहैर साहब, थोड़ा कम समय है। देखिए, हैसियत अपनी बढ़ाई गई, अपने बच्चे विदेशों में जाते हैं लेकिन वो मुसलमानों के बच्चों को नसीहत देते हैं कि 8 बच्चे पैदा कर लीजिए। और ये समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान है सर, ऑन रिकॉर्ड है, मैं दिखा भी सकता हूं। राम जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ज़ुहैर साहब की बात और अरुणेश साहब की बात गलत नहीं है। नेताओं की अगर बात करें तो नेताओं को बेवकूफ बनाना बखूबी आता है। मुसलमान बेवकूफ बनता रहा। आजकल कुछ मौलाना भी मैदान में आ गए हैं कि चलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ मिलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। राम जी। धर्षी, देखिए, मैं तो जो तथ्यात्मक बात है, जो सच्चाई है, जो अनुभव से आई है, उसी के बारे में आपसे बात कहूंगा कि देखिएगा, मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरी माताजी ने वली साहब की जो मान्यता रखी थी और यही एक कारण था। मुझे बचपन का याद है कि जब भी ताजिए निकलते थे तो मुझे उन ताजियों के नीचे से निकाला जाता था और सीख की वो माला पहनाई जाती थी, हवन दिया जाता था। तो आज़ादी के पहले का ये वाकया है। उस समय हिंदू मुस्लिम में ऐसी कोई खाई नहीं थी। ये जिस खाई के लिए कोई जिम्मेदार है तो राजनीतिक ही जिम्मेदार है, वोट की राजनीति के लिए है। और उसके जो देश के दुश्मनों ने यहाँ पर हमारे यहाँ वैमनस्यता पैदा की है हिंदुओं मुस्लिम के बीच की खाई के लिए, उसका एकमात्र इलाज है, वो पहले भी बता चुका हूँ। वो इलाज ये है कि हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में कुछ भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ CCTV कैमरे लगा दीजिए, उसको एक कंट्रोल रूम में देखिए, वहाँ किस तरह से राष्ट्र के विरुद्ध और वैमनस्यता फैलाने के लिए किस तरह के प्रवचन दिए जाते हैं। वहाँ रात में आतंकवादी ठहरते हैं, क्यों ठहरते हैं, और जब वहाँ ठहरते हैं तो ठीक उसी तरह से इंतजाम क्यों नहीं रहते जैसे होटल में ठहरने पर ID कार्ड उनका वहाँ एंटर किया जाता है। अगर ये व्यवस्था कर दी जाएगी, कश्मीर में कल से बिल्कुल शांति हो जाएगी, किसी तरह आतंकवाद का झगड़ा नहीं होगा। और इसी तरह बंगाल में जो पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान का भेद बढ़ता जा रहा है, वोट की राजनीति, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए नहीं, राम जी, भेद नहीं बढ़ रहा है। मेरी बात सुनेगा। ज़ुहैर साहब आज भी मुझे ईद पर बधाई देते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि भैया ईद मुबारक, तो कहते हैं ये मिठाई का डब्बा कब भिजवाना है, हर्ष साहब बताइए। बात हुई थी ज़ुहैर साहब हमारी, राजनेता फूट करते हैं सर, की फूट पड़ जाए कि किस तरीके से उन्हें वोट बैंक हासिल हो जाए। अगर किसी को नजर से देखे बस में कि भैया उसने टोपी पहनी है, देखिए वो मुसलमान है, और करेगा तो मुसलमान गलत करेगा, देखिए उसने तिलक लगाया है, करेगा तो हिंदू गलत करेगा। ये राजनेताओं का भ्रमित किया हुआ एक माया जाल है और उस चक्र में जनता फंसती जा रही है, जिससे जनता को समझना होगा। सर माफी के साथ मेरे पास समय इतना ही था। उन्हें साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। ज़ुहैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर बंगाल की राजनीति को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप जरा समझिएगा कि किस राजनेता को जो आपके यहाँ के इलाके का विकास करे उसे आप वोट दे पाए। समझिए, सोचिए, बच्चों के भविष्य की बात करिए और उसके बाद ही आप फैसला लीजिएगा, चाहे बंगाल हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर बात पते की करेंगे, खास मेहमान होंगे। नमस्कार।